हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, रेक्टेंगल और सर्किल का यूज करके सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो रेक्टेंगल लेते हैं हम लोग, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट मानते हैं, ठीक है, और बाकी उसके अंदर में जितना सेट है वो सबको हम लोग सर्किल के रूप में दिखाते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो सेट है बड़ा सा रेक्टेंगल, तो इसको हम नेम दिए हैं एन, ठीक है, सेट एन। तो सेट एन में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। एम नहीं है एलिमेंट, हम एलिमेंट उन सबको माने हैं जो सब डॉट के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। वेन डायग्राम में डॉट के रूप में एलिमेंट्स को लिखा जाता है। सो ये सारा एलिमेंट है उसके अंदर में, तो सारा लिख लिए एक तरफ। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये जो सेट एम है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। जो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर में लिखेंगे उसको, और उसको सर्किल के रूप में लिखेंगे। तो सेट एम में 4 एलिमेंट है, आर एस टी और यू, आर एस टी और यू। सो एम इज अ सबसेट ऑफ एन। तो ये चीज जो है वेन डायग्राम से देख करके ही पता चल जाता है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर दिया। रेक्टेंगल बनाने का मतलब हो गया कि वो यूनिवर्सल सेट है। तो जो सेट एन है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे जितना भी सर्किल रहेगा इसके अंदर में, वो सब इस यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, सबसेट है। तो एम जो है सबसेट हो गया। अब उसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे कि ये अपना यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा रेक्टेंगल जो है मेरा टेढ़ा बन गया, सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में एक सबसेट, इस सबसेट के अंदर में फिर एक सबसेट है, ऐसा, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, इसमें 2 एलिमेंट है और इस सेट का नाम है ए, ठीक है। उसके बाद ये जो सेट दिख रहा है आपको 12 वाला सेट, उसमें 3 एलिमेंट है और इस सेट का नाम है बी, ठीक है। उसके बाद ये जो रेक्टेंगुलर सेट दिख रहा है आपको, ठीक है, उसमें कितना एलिमेंट है, उसमें जो है 5 एलिमेंट और इस सेट का नाम है सी, ठीक। तो अब देखिए किस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है वो ध्यान से देखिए। ऐसे तो आपको दिख रहा है कि हाँ सर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है और सी में जो है 5 एलिमेंट है, ऐसे देख करके लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, सेट ए में 2 एलिमेंट 1 2, करेक्ट। सेट बी का मतलब होगा कि बी में जो एलिमेंट है कि 3 4 5 वो तो है ही, साथ ही साथ ये ए को भी इंक्लूडेड, ए भी उसमें इंक्लूडेड है ना, यानी कि 1 2 भी जो है उसी में है। तो 3 4 5 तो है ही, साथ ही साथ 1 और 2 भी है, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम में ही ऐसा होता है। इससे पहले देखिए सेट्स इन द सेट, ये टॉपिक करके एक वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है। उसमें हम क्या बताए हैं आपको कि किसी सेट के अंदर में अगर कोई सेट लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस सेट का एलिमेंट भी इसका एलिमेंट है, वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन वेन डायग्राम का जब हम बात करते हैं तो वेन डायग्राम के में जब किसी सेट के अंदर में कोई सेट लिखा जाता है, ठीक है, जैसे सेट बी के अंदर में सेट ए लिखा गया, तो वेन डायग्राम बनाने का मतलब ही ये हो जाता है कि इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट का भी हिस्सा है, ठीक है। तो बी में 5 एलिमेंट हो गए, 3 4 5, साथ में 1 2। अब जो सेट सी है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, तो उसमें 6 7 8 9 10 ये तो है ही, 8 9 10 ये तो है ही, साथ ही साथ बी का तीनों एलिमेंट भी उसी में है, उसके साथ में ए का दोनों एलिमेंट भी उसमें है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। इसीलिए ये जो सी है ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर किसके लिए, यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी, है ना। सेट ए और सेट बी का यूनिवर्सल सेट सेट सी है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब सेट्स को इस तरीके से कि किस सेट के अंदर में कौन सा एलिमेंट है और उस सेट का एलिमेंट भी क्या इस यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। इस तरीके से जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको जो है वेन डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो
बेसिक बात ये हो गया कि जैसे हम यहाँ पे एक सर्किल बनाए, इसमें 2 एलिमेंट मान लेते हैं, 2 3 एलिमेंट मान लेते हैं, है ना। एक और बड़ा सा सर्किल है, ठीक है, ऐसा जब हम बना दिए, और इस बड़े से सर्किल में हमको सिर्फ 2 एलिमेंट दिख रहे हैं 12 और 13। लेकिन जब वेन डायग्राम का बात करते हैं हम लोग, जब वेन डायग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस सर्किल में यानी कि इस सेट में 12 13 2 3 और 4 ये 5 एलिमेंट है टोटल। समझ पा रहे हैं, मतलब वो भी इंक्लूड हो जाता है। इससे भी बड़ा कोई बना देंगे तो इसमें इसका तो एलिमेंट होगा ही, साथ ही ये सब भी होगा। उसके बाद इसमें रेक्टेंगल बना देंगे हम, तो ये जो रेक्टेंगल है यानी कि यूनिवर्सल सेट है उसमें सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। अब सवाल ये कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ जब आप यूनियन और इंटरसेक्शन ये सब ऑपरेशन सब पढ़ेंगे सेट में, तब जाकर के आपको समझ में आया कि वेन डायग्राम का एक्चुअल में मतलब क्या है। ये जस्ट आपको एक ट्रेलर है ना, सिखाने के लिए क्या, यूनियन ऑफ सेट टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो ये सब सिखाने के लिए ये जस्ट एक ट्रेलर है। इसको अगर आप समझ लें तो ये सब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये सब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, वो देखेंगे। तो 2 सेट का यूनियन का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मैथ में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। तो प्लस करने में जब हम लोग प्लस करते हैं 2 नंबर को तो क्या मिलता है, एक नया नंबर मिल जाता है। जब माइनस करते हैं तो भी क्या मिलता है, एक नया नंबर मिल जाता है। जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से एक नया नंबर मिल जाता है। तो जो भी ऑपरेशन हम करते हैं नंबर्स के बीच में, 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच में, हम लोग को एक नया नंबर मिलता है। उसी तरीके से जब सेट्स के बीच में हम लोग 2 या 2 से अधिक सेट्स के बीच में अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट में हम लोग को फिर से एक नया सेट मिलेगा, ठीक है। तो अब यूनियन ऑफ 2 सेट कर रहे हैं, यूनियन का मतलब हो गया कि दोनों को मिला देते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफाइड कर रहा है दोनों को। 2 सेट हो या 3 सेट हो या उससे ज़्यादा भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, यानी कि 2 सेट अगर हम ले रहे हैं, 2 सेट को अगर हम यूनिफाइड कर रहे हैं, उन दोनों का यूनियन बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि वो सारा एलिमेंट का कलेक्शन जो कि या तो ए में है या फिर बी में, दोनों में से किसी में शामिल होना चाहिए, और उस सारे एलिमेंट्स को एक साथ अगर कलेक्ट करके हम नया सेट बनाएंगे तो वो जो सेट होगा उसको कहेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। उस सेट का नाम होगा द यूनियन ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए मेरे पास एक सेट है ए और इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी, इसमें 3 एलिमेंट है 4 5 और 3। अब इन दोनों का यूनियन बनाएंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि इसका सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट, बस दोनों को एक साथ लिख देना, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 3 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 को एक ही बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गया अपने ए यूनियन बी। एक और एग्जाम्पल अगेन लेट कर लेते हैं कि सी, एक सेट है मेरे पास सी और इसमें एलिमेंट है ए बी 2 3 6, ठीक है। देन अब क्या करना है हम लोग कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना। ये एक सेट हो गया ना, ए यूनियन बी एक सेट है, सी एक सेट है। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, इन दोनों का यूनियन, तो इसलिए हम ऐसे करके लिखे अलग से ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। ये एक सेट है अलग, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दें कि ए यूनियन बी एक सेट है, सी एक सेट है, इस सेट और इस सेट का यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये सेट हो गया और सी अपना ये सेट हो गया, इन दोनों को यूनिफाइड करके लिखेंगे। तो बस एलिमेंट देख लेना है ना, सारा एलिमेंट आना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों का मिला करके। तो 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, लिख लेते हैं, साथ में ए बी, उसके बाद 2, तो 2 तो है ही अपने पास, लिखने का जरूरत नहीं, 3 भी है ही, 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे, बस हो गया, ये बी है। तो ये जो है अपना ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग यूनियन निकालते हैं, ठीक। तो यूनियन समझने के बाद अब यूनियन ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देखना। 5 प्रॉपर्टीज नॉर्मली जो है हर सेट हर ऑपरेशन के लिए हम लोग को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग नंबर्स में भी देखे हैं, लेकिन जूनियर क्लास में जो आप अपना ध्यान देते हैं, ठीक।
तो सेम वही चीज़ है, आपको देखते जाइए समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेट हम ए ले और एक सेट बी ले, इन दोनों का यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, तो कुछ सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि ए यूनियन बी अपना जो है सेट सी आए, ठीक है। अब अगर बी और ए इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ठीक है, तो जो नया सेट आएगा वो भी सी ही होगा, सेम सेट आएगा। सेम सेट आने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों यूनियन जो है आपस में बराबर होगा। ए यूनियन बी करे या फिर बी यूनियन ए करे, आपस में दोनों से इक्वल होगा। कुछ ऐसा बात हो गया कि हम 1+2 करें या फिर 2+1, रिजल्ट अपना सेम है 3। ये हो गया कम्युनिटिव लॉ फॉर एडिशन और ये हो गया कम्युनिटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देकर के प्रूव करते हैं। देखिए मान लेते हैं एक सेट है मेरे पास ए बी सी एंड एक सेट है बी डी एफ। सो ए यूनियन बी निकालेंगे, यानी कि ए और बी का यूनियन करना है, ठीक है। क्या क्या आएगा, ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक भी एलिमेंट तो रिपीट है नहीं, तो सारा एलिमेंट को लिखते हैं एंड बी यूनियन ए निकालते हैं, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो क्या आ जाएगा डी ई एफ और फिर ए बी सी, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए सेट में हम लोग एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे मन वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए ये सेट और ये सेट इक्वल है ना, सेम चीज़ है ए बी सी डी डी ई एफ, ए बी सी डी डी ई एफ। ये वैसे लिखने का जरूरत भी नहीं है, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी दोनों सेट इक्वल ही है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है ना, सेम एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। इसलिए ये सेट और ये सेट इक्वल है। तो क्लियरली ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के इक्वल है, प्रूव्ड, ठीक है। सो ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है। ये हो गया अपना कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक है। अब है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ठीक है, और ये निकालने के बाद एक तीसरा सेट सी लिए और उसका फिर यूनियन निकालें, ठीक है। ए यूनियन बी निकालने के बाद एक तीसरा सेट ले लिए सी और फिर इन दोनों सेट का यूनियन निकालें, ठीक। इतना करें या फिर हम ऐसे करें कि ए को बाद में यूनियन करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस सेट का और इस ए का यूनियन निकालेंगे, ऐसे करके, तो भी जो सेट आएगा अपने पास वो इक्वल होगा। प्लस में कैसा होता है, प्लस में ऐसे देखिए 1+2+3 है, तो इसमें पहले इन दोनों को प्लस करके तब इसको प्लस करें, या फिर पहले उन दोनों को लास्ट वाले को प्लस करके शुरू वाले को बाद में प्लस करें, तो भी रिजल्ट सेम आएगा, है ना। 3 3 6, इधर भी 5 3 2 5 5 + 1 6, तो दोनों इक्वल ही होता है। सेम वही बात यहाँ पर है कि ए यूनियन बी करके हम सी का यूनियन निकालें, तो जो सेट आएगा वो इस सेट के इक्वल होगा, मतलब बी यूनियन सी करने के बाद ए के साथ यूनियन करेंगे, तो भी जो दोनों सेट अपना इक्वल होगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं। सेट ए है अपने पास ए बी, सेट बी है अपने पास बी सी, और सेट सी है अपने पास सी डी, ठीक है। इस तरीके का जो है आपके पास 3 सेट है। देन सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी मतलब ये और ये सेट, तो ए बी बी सी, यानी कि ए बी सी, बी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी और सी का यूनियन, यानी कि बी सी सी डी, तो क्या आ जाएगा बी सी डी, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, जो पहला वाला चीज़ है ना, आरएचएस, इसको देखते हैं। ए यूनियन बी
यूनियन सी, ऐसा निकालें। तो ए यूनियन बी क्या है अपने पास, ए बी सी है, और सी क्या है अपने पास, सी डी है। तो ए बी सी और सी डी, इसका यूनियन क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी। बात समझ पा रहे हैं, ए बी सी यहाँ पर सी डी है, तो सी और सी रिपीट हो रहा है ना, बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स बचा उसको एक साथ लिख देंगे, ए बी सी को एक बार लिखेंगे और डी, तो ये हो गया यूनियन उसका। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस साइड में आते हैं, ए और उसके बाद बी और बी यूनियन सी का यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है अपने पास, बी सी डी, और ए क्या है अपने पास, ए बी, क्योंकि ए बी और बी सी डी इन दोनों का यूनियन करना है। तो क्या आएगा, ए बी सी और डी। क्या है यहाँ पर, बी और बी रिपीट हो रहा है ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी उसके बाद सी और डी। तो देखिए दोनों सेट इक्वल है ना, ए बी सी डी इसमें भी आया, इसमें भी ए बी सी डी आया। सो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। सो ये हो गया अपना एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। अब तीसरा अपने पास रूल है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हो गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, उसके साथ में अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो वापस हमको वही सेट मिलेगा, ठीक। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पहले एडिशन में बता देते हैं आपको नंबर्स पर, ठीक है। तो नंबर्स पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, जीरो के साथ में किसी को भी प्लस करेंगे, है ना, एडिशन के लिए, तो जो है वो नंबर ही वापस हमको मिलेगा। किस में नंबर को हम प्लस करेंगे जीरो के साथ में, तो वापस से हम लोग को वही नंबर मिलने वाला है, ठीक। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या है कि 5 के साथ में अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो वापस हमको वही सेट मिलेगा। मतलब क्या होगा कि ए यूनियन 5 अगर हम करते हैं तो वापस से अपने पास ए आएगा। एग्जाम्पल, लेट ए एक सेट है, ए बी और सी, बी एक सेट है जो कि उन सारे एक्स का कलेक्शन है, ठीक है, सच दैट एक्स क्या है, एक्स जो है सॉल्यूशन है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2i, ठीक है। और ये लिख दिया है कि x इज नेचुरल, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, करेक्ट। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा और ये बता दिया कि x नेचुरल होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, बन जाएगा 5, ठीक है। अब इन दोनों सेट का हम लोग यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए में 3 एलिमेंट, ए में से लिख देंगे, बी में कौन सा एलिमेंट था, एक भी नहीं है, तो उसका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पर, यही आएगा। और ये सेट क्या है, ये ए है, यानी कि ए यूनियन बी जो है ए आता है। तो देखिए ए यूनियन बी क्या था, 5 था, तो उसको 5 लिख सकते हैं, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू, ठीक है। किसी भी सेट का अगर हम 5 के साथ में यूनियन करेंगे तो वापस हमको वही सेट मिलेगा। रूल है, चौथा रूल है इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ का मतलब हो गया कि अगर किसी सेट का उसके साथ ही, अपने आप के साथ ही अगर यूनियन निकालते हैं तो हम लोग को वही सेट मिलेगा वापस से। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट कर लेते हैं कि सेट ए अपने पास है, ए बी सी, ठीक है। सब ए यूनियन ए निकालेंगे, तो ए यूनियन ए का मतलब ए का अपने आप के साथ ही यूनियन करना। तो ए बी सी पहले वो तो आएगा ही, इस ए का दूसरे वाले ए में कौन सा एलिमेंट है, उसमें भी वही है, तीनों एलिमेंट ए बी सी, तो रिपीट तो करते नहीं हैं हम लोग, तो बस यही लिख देंगे। और ये पूरा का पूरा सेट एक्चुअल में क्या है, सेट ए, मतलब हो गया कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इसको बोलते हैं हम लोग इडम्पोटेंट लॉ। अब है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या है कि अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में किसी भी सेट का हम यूनियन करते हैं, ठीक है, तो वापस से अपना यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर किसी भी सेट का हम यूनियन बनाएंगे तो वापस क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए,
लेट करते हैं कि सेट ए है अपने पास ए बी, ठीक है, और इस सेट का यूनिवर्सल सेट है अपने पास ए बी सी बी 1 2 3, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ए और यू का यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन यू, यानी कि ए और यू का यूनियन करना, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ में। तो ए में क्या एलिमेंट है, ए बी है, वो लिख दें। बी में क्या मतलब यू में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी 1 2 3। तो ए बी तो लिख चुके हैं, रिपीट करेंगे नहीं, बाकी सब लिख देते हैं सी डी 1 2 और 3। तो ये पूरा का पूरा सेट देखिए यूनिवर्सल सेट ही है ना, यानी क्या हो गया अपने पास यू। कहने का मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन यू अगर करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। ये होता है रूल ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में हम लोग यूनियन करते हैं तो वापस से हम लोग को यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, ठीक है। इस तरीके से 5 रूल आपको हम बताएं, पांचों रूल को एक साथ लिख करके समरी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स का जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या बताएं आपको। सबसे पहला हम बताएं आपको कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ का मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ये हो गया अपना कम्युनिकेटिव लॉ। उसके बाद आपको हम बताएं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हो गया कि ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ए यूनियन बी निकाल करके हम सी के साथ उसका यूनियन करें, या फिर ए को बाद में यूनियन करें, पहले जो है बी और सी का यूनियन करें, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी करें या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करें, तो भी ये इक्वल होगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। उसके बाद आपको हम बताएं आइडेंटिटी लॉ, यानी कि किसी भी सेट का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 5 के साथ में यूनियन करते हैं तो वापस से हमको वही सेट मिलता है, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हर जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम नंबर का बात करें प्लस ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए, ठीक है, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 के साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही नंबर मिलेगा। सो अलग अलग ऑपरेशन पर अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। उसी तरीके से यूनियन के लिए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट 5 होता है, तो 5 के साथ में किसी भी सेट का अगर हम यूनियन करेंगे तो वापस से हम लोग को वही सेट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताएं इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सेट का यूनियन उस सेट के साथ ही करेंगे तो वापस से हम लोग को वही सेट मिलेगा, ठीक है। इडम्पोटेंट लॉ ये हो गया। और फाइनली लास्ट आपको हम बताएं यूनिवर्सल लॉ, है ना। यूनिवर्सल लॉ का मतलब हो गया कि किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन निकालता है तो हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ। नाम आप कुछ भी लिखिए, है ना, बस याद रखने से मतलब है। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो कम्युनिकेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ है। इम्पोर्टेंट ये भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी ये यूनिवर्सल लॉ का जो है आप यूनिवर्सल रूल लिख सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ लिख सकते हैं आपका मन है, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो है यूनियन ऑफ सेट्स पर काम करता है। एक पांचों को आप याद रखिएगा, याद रखने से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब आप बनाएंगे तो उसमें जो 5 काम आएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नेम्स को याद रखना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये तो होता है, इसको बोलते क्या है, इस रूल को बोलते क्या है, कम्युनिकेटिव लॉ। कैसे याद रखेंगे, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत होता है। बातचीत में दोनों का जरूरत है, मेरा आपका, हम बोले आप सुने, आप बोल रहे हम सुन रहे, ठीक है। सो आदान प्रदान होना चाहिए। सेम वही बात है, देखिए ए का बी के साथ में यूनियन करेंगे तो बी का ए के साथ में यूनियन होना चाहिए और दोनों जो है इक्वल ही होगा, तो कहेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन हुआ मतलब कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब होता है साथ देना, है ना, संस्था होता है। एसोसिएशन मतलब कोई संस्था है, तो संस्था का मतलब क्या हो गया कि सब एक दूसरे का साथ देते हैं, जो भी काम करते हैं एक दूसरे को मिला जुला करके जो काम किया जाता है। तो सेम वही बात है यहाँ पर कि जब 3 सेट का आपस में यूनियन हम लोग कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं।
एक बी के साथ में यूनियन करो और फिर इन दोनों का यूनियन सी के साथ में करो। अब इसी का उल्टा करो, बी और सी मतलब इन दोनों का यूनियन पहले कर लो और फिर ए के साथ में यूनियन करो, तो भी रिजल्ट अपना सेम आएगा। तो ये एसोसिएशन पे चल रहा है, एक दूसरे का हेल्प करके चल रहा है, इसलिए इसको एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। अब आइडेंटिटी तो खैर जो सेट है उसका अपना आइडेंटिटी हमेशा सेम ही रहेगा, ऐसे करके याद रखेंगे, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि फाई के साथ में अगर किसी भी सेट का हम लोग यूनियन करेंगे तो वापस से वही सेट आपको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट लो, ये तो बहुत ही आसान है, किसी भी सेट का अपने आप के साथ में अगर यूनियन करते हैं तो वापस से हमको वही सेट मिलेगा। और यूनिवर्सल लॉ तो मतलब कुछ है ही नहीं। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स ये रेक्टेंगल है ना, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट के साथ में इसके अंदर में कोई भी सेट रखा हुआ है, सेट ए, सेट बी, कुछ भी है, इन सब का यूनियन अगर हम इस यूनिवर्सल सेट के साथ में निकालेंगे तो आंसर जो अपने यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। आपको बताते हैं ना वेन डायग्राम, वो जो है यहाँ पे काम आएगा। तो देखिए सेम वही वेन डायग्राम है ना, ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है, और बाकी इसमें जितना भी सर्किल हम लिखेंगे वो सब जो है उसका सबसेट सब है। तो इन सब सबसेट्स का जब इस यूनिवर्सल सेट के साथ में, इस रेक्टेंगल के साथ में अगर यूनियन निकालेंगे तो वापस से हमको ये रेक्टेंगल ही मिलेगा, मतलब वापस से हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, दो या दो से अधिक सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे दो सेट है ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an element of A and x is an element of B, ठीक है। मतलब हुआ कि वो सारा x जो कि A में शामिल है और B में भी शामिल है, ठीक है। और नहीं, और नहीं, ठीक है। यही अंतर है यूनियन और इंटरसेक्शन में। यूनियन में क्या लिखा होता है, यहाँ पे और लिखा होता है, ठीक है। और मतलब ये वाला और, कि या तो A में शामिल हो या फिर B में शामिल हो, तो होता है यूनियन। अब जब इंटरसेक्शन का बात हम करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या है, एंड है। एंड मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, दोनों में होगा वैसा एलिमेंट को ही हम लोग लिखेंगे, और उस एलिमेंट्स का जो कलेक्शन बनेगा वो होगा अपना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब हुआ कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन सबको जब हम एक साथ लिखते हैं तो अपने पास आता है ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट करते हैं, ए एक सेट है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी 2 3 एंड बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है बी सी डी 2 4 5, ठीक है। देन अब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि वो सारा एलिमेंट लिखेंगे जो ए में शामिल है, साथ ही साथ बी में भी शामिल है, मतलब जो दोनों में शामिल है, ठीक है। सो कौन कौन सा एलिमेंट है वैसे देखिए, बी है दोनों में शामिल, सी है दोनों में शामिल, डी है, 2 है, बस हो गया। 3 नहीं है, 4 उधर नहीं है, 5 उधर नहीं है, ए इधर नहीं है, तो ये हुआ अपना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो है इस तरीके से निकाला जाता है। सिंपल बात यह है कि जब हम लोग यूनियन लिखते हैं तो उसमें सारा एलिमेंट लिख लेते हैं दोनों सेट का मिला करके, जब इंटरसेक्शन लिखते हैं तो इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का यूनियन भी निकाल देते हैं एंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सारा एलिमेंट ए बी सी डी 2 3 और फिर इसका सारा एलिमेंट बी सी डी, तो बी सी डी तो है ही, 2 भी है ही, 4 और 5 नहीं है, 4 और 5 है। ये हो गया अपना यूनियन। तो यूनियन में सारा एलिमेंट दोनों का मिला करके लिखते हैं, बस रिपीट नहीं करते, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन के लिए भी 5 रूल्स हैं, जैसे हम लोग यूनियन में पढ़े थे ना, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव और फिर आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट लॉ और साथ ही साथ यूनिवर्सल लॉ, 5 पढ़े थे। वही 5 जो है यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, जो 5 लॉ उधर पढ़े थे ना यूनियन में, सेम वही 5 लॉ यहाँ पर भी पढ़े। सबसे पहला है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ यूनियन में क्या था, यूनियन में था कि भाई ए यूनियन बी करेंगे तो बी यूनियन ए आएगा, ठीक है, दोनों सेम है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, अगर हम
ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक सेट है अपने पास 1 2 3 ए और बी एक सेट है अपने पास 2 3 4, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी निकालें, यानी कि इन दोनों में कॉमन किया, तो कॉमन कौन सा एलिमेंट है? 2 और 3, सो आ जाएगा 2 3। एंड बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, तो बी और ए में क्या कॉमन है? 2 3 2 3, तो वही एलिमेंट है ना। मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ। वही चीज़ है कि इंटरसेक्शन में भी जो सेट्स होता है वो आपस में कम्युनिकेट करता है, यानी कि ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन करे या फिर बी का ए के साथ में इंटरसेक्शन करे, रिजल्ट अपने पास हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, पहले यूनियन का एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। क्या था कि अगर ए यूनियन बी और यूनियन सी करें, ठीक है, तो वो अपना इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इस तरीके से कि ऑर्डर को हम बदल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे इंटरसेक्शन है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें या फिर ए इंटरसेक्शन बी करें और तब जाकर के सी का इंटरसेक्शन करें, तो भी ज़्यादा रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल जो है ट्रिकी होगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो 3 सेट मान लेते हैं। एक सेट है मेरे पास ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी, ठीक है। बी है, इसमें एलिमेंट है बी सी, और एक सेट सी है, इसमें एलिमेंट है सी डी, ओके। अब बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? सी है, सी कॉमन है तो सी लिख लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी इन दोनों में क्या कॉमन है? बी है, तो बी लिख लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और बी इंटरसेक्शन सी, ए हो गया अपना ये और बी इंटरसेक्शन सी हो गया ये। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए बी और सी। कोई कॉमन है क्या यहाँ पर? नहीं है कोई भी कॉमन, तो क्या आ जाएगा? 5। कोई कॉमन नहीं है मतलब 5 है ना, एम्प्टी सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास बी है और सी अपने पास ये सी डी, ठीक है। ये ना ए इंटरसेक्शन बी क्या है? बी है, और सी जो है अपने पास सी डी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा फिर से 5, ठीक है। जब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिला दोनों साइड में तो हम लिखेंगे 5। तो ये देखिए दोनों ही साइड जो है क्या इक्वल है ना, इसका मतलब ये हो गया, इसका रिजल्ट भी 5 आया, इसका रिजल्ट भी 5 आया। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये हुआ अपना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सो सब देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हम तो समझा दे रहे हैं, दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। ये सब नंबर नहीं है कि भाई प्लस माइनस किए, जोड़ घटा गुणा भाग किए, साइन थीटा कॉस थीटा लगाए और जो आंसर आ गया। ये सब थ्योरी है और इसमें आपको समझना ही पड़ता है, समझने के सिवाय कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर भी 5 ही होता है, ठीक है। तो पहले यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल क्या था कि ए को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 5 के साथ में यूनियन करते हैं तो अपने पास वही सेट आता है ए, ठीक है। इसमें क्या रोल होता है? इसमें ये होता है कि अगर किसी भी सेट का हम लोग, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 5 के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर हमारे पास 5 आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि एक सेट है अपने पास, इसमें 2 एलिमेंट है ए बी, और एक सेट है अपने पास बी
इसमें जो है वो सारा एक्स है, जिसमें से कि जो एक्स का वैल्यू है वो 0 से बड़ा तो है और साथ ही साथ 0 से छोटा भी है। ठीक है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा भी हो? कोई भी नहीं है, मतलब फाई है। ठीक है, ये जो सेट बी है वो क्या है? फाई है। तो देन अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, यानी कि ए और फाई के बीच का इंटरसेक्शन, मतलब इस सेट में और इस सेट में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब फाई है। आपको अभी भी बताया था ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम लोग फाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपना फाई है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी सेट का, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी का मतलब क्या हो गया? फाई। फाई लिखेंगे, इस क्या है? फाई। सो किसी भी सेट को अगर फाई के साथ में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर फिर से फाई ही आता है। था क्या था? इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ यूनियन में क्या था कि अगर किसी सेट का उसके साथ में ही यूनियन निकालते हैं तो वही सेट आता है। ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्शन में क्या है? अगर इंटरसेक्शन में किसी सेट का उस सेट के साथ में ही इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? तो वही सेट आएगा, सेम सेट। जैसे एग्जांपल देखें, एक सेट है अपने पास, इसमें तीन एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, यानी कि ए का ए के साथ में ही देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो ए और ए में क्या कॉमन है? उसका सारा एलिमेंट, यही एलिमेंट ए में है और यही एलिमेंट फिर इस ए में है, कॉमन है। ठीक है, तो वही आएगा। वही आने का मतलब क्या हो गया? सेट ए। तो अगर दो सेट का मतलब किसी सेट का अपने आप के साथ में अगर इंटरसेक्शन निकालता है तो वापस से वही सेट आता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये हो गया इडम्पोटेंट लॉ। सो इडम्पोटेंट लॉ जो है अपना यूनियन में भी सेम है और इंटरसेक्शन में भी सेम है। बाकी और भी थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का सेम सेम है, एसोसिएटिव लॉ भी दोनों का सेम सेम है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनियन में जब अगर हम फाई के साथ में यूनियन करते हैं तो वो सेट आता है, लेकिन इंटरसेक्शन में जब हम फाई के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो अपने पास वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, अब चौथा जो है इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ फिर सेम है, यूनियन करते हैं तो भी वही सेट आता है, सेम सेट, और अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो भी सेम सेट आता है। ठीक है, खाली जो है एक डिफरेंस हो गया अपने ये आइडेंटिटी एलिमेंट का, कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में यूनियन करना है किसी सेट का तो वो सेट आ जाता है, लेकिन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में इंटरसेक्शन करना है तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। यूनिवर्सल सेट का लॉ। ठीक है, तो पहले हम यूनियन के बारे में बता दें। यूनियन में यूनिवर्सल सेट का क्या था कि अगर किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन करते हैं, ठीक है, किसी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर यूनियन निकालते हैं तो आंसर मेरे पास यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे किसी सेट का इंटरसेक्शन अगर उसके यूनिवर्सल सेट के साथ में करेंगे तो वापस अपने पास वो सेट ही आएगा। ठीक है, ये भी जो है थोड़ा अलग है यूनियन से। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल दे करके आपको समझाते हैं। जैसे मेरे पास पहले यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और सेट ए है अपने पास ए बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ए और बी है ना, तो ए बी कॉमन है बस। अब ए बी कॉमन है मतलब ये सेट क्या है? ये सेट ए है, तो सेट ए। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ए और यू का इंटरसेक्शन हम निकाले हैं, ठीक है, तो वापस क्या आया? ए आ गया, है ना ए। इसका मतलब हो गया कि अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी सेट का तो वापस से हम लोग को वही सेट मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है पांचों नियम आपका जो यूनियन में पढ़े थे वही जो है यहाँ पे इंटरसेक्शन में पढ़ लिए। इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों तो सेम है, यूनियन के समान है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन का ये तीन रूल सेम है, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव और इडम्पोटेंट लॉ। अब ये जो तीसरा और पांचवा है ये अलग है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का जब यूनियन करते हैं तो वही सेट आता है, इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट का
जब हम लोग यूनियन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन करता है तो वही सेट आ जाता है वापस से, ठीक। ये 5 नियम जो है हो गया अपना इंटरसेक्शन का। इसके अलावा एक लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, वो दोनों को मिला करके है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का मिला करके है, तो उसको बता देते हैं आप। तो अब है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी पहले से निकाल चुके हैं, इस सेट का और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो वो जो है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इन दोनों सेट का यूनियन निकाल देंगे, तो भी जो आंसर हम लोग का सेम होगा। इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हम लोग ब्रैकेट में करते हैं ना, मल्टीप्लाई जो करते हैं, ठीक है, कि पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट ऐसा हो गया, जैसे 2 × 3 + 4 ऐसा है, तो क्या करते हैं इसमें पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। यही चीज़ है यहाँ पर कि ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो इसमें क्या है कि ए और बी का पहले इंटरसेक्शन ले लेता है, और फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लेता है, और फिर इन दोनों सेट का यूनियन कर लेंगे, तो जो आंसर अपना सेम आएगा। एग्जाम्पल, चलिए ए मान लेते हैं ए बी है, बी मानते हैं कि बी सी है, और सी मान लेते हैं सी डी, ठीक है। अब सारी चीज पहले निकाल लेते हैं हम लोग। सो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी का यूनियन, बी सी सी डी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी डी। यूनियन का मतलब है कि सारा एलिमेंट लिख देना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है किसी को भी। तो इसमें टोटल एलिमेंट बी और सी का मिला करके 4 एलिमेंट रहता है, लेकिन 4 में से सी जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए सी को एक बार लिखेंगे, और बाकी जो 2 एलिमेंट रहा वो दोनों, तो 3 एलिमेंट इसमें आ गए यूनियन में। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट है ना, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, तो कॉमन क्या है, बी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में अपने पास ए बी है और सी में सी डी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी डी, कोई कॉमन है नहीं, तो लिखेंगे 5। सो अब निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, ए बी, ए बी लिख लेते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आया अपने पास, बी सी डी, बी सी डी। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों में कॉमन, तो क्या है कॉमन, देखिए ए बी बी सी डी, क्या कॉमन है, बी। सो ये आ गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्वेश्चन 1 समझ लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, इधर में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था अपने पास, बी आया था, बी लिख देंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी क्या आया था, 5 आया था, 5 लिख देंगे। इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, यूनियन। तो देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो इन दोनों का यूनियन बी होगा। आपको बताया था ना यूनियन में आइडेंटिटी एलिमेंट का रूल याद कीजिए, है ना, कि किसी भी सेट का अगर यहाँ किसी भी सेट को अगर 5 के साथ में यूनियन निकालता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में यूनियन निकालता है, तो वापस से वही सेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस सेट को, है ना, जिसमें के एलिमेंट भी हैं, इस सेट को 5 के साथ में हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं, तो वापस से वही सेट आ जाएगा बी। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल है ना, इसमें भी बी आया है और इसमें भी बी आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब हो गया कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। बस ये हो गया प्रूफ। देखिए ये चीज़ प्रूफ करना था ना, ठीक है। तो ये जो है पांचवा नियम हो गया। ये पांचवा नियम आप याद रखिएगा। देखिए ध्यान रखिए, इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो कैसे याद रखिएगा, आप याद रखिए इंटरसेक्शन से और यूनियन। देखिए इंटरसेक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, यूनियन स्टार्ट हो रहा है यू से। तो यू जो है बाद में आता है एबीसीडी में, है ना, आई पहले आता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, आई पहले का मतलब इंटरसेक्शन पहले लिखना होगा हमेशा। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे तो आई मतलब इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे। जब भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे ना, तो आई फॉर इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन, है ना। अब उसके बाद जब इंटरसेक्शन आ गया तो यूनियन बचा है, यूनियन बाद में आएगा। हो गया, इस साइड वाले तो लिख लिए, बाकी बचा आरएचएस अपना। तो आरएचएस में क्या करना है, अब ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, ये इंटरसेक्शन एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी और फिर इन दोनों का यूनियन करेंगे। बस यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप याद रखेंगे। तो सो फार हम आपको क्या बता दिए, सो फार आपको हम यूनियन बता दिए, ठीक है, और साथ ही साथ इंटरसेक्शन बता दिए। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट को लिख लेना विदाउट रिपीटेशन। दोनों सेट में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब लिख लेंगे एक साथ, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल सेट की तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूनियन का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, शामिल तो है लेकिन जो दोनों में शामिल है, जो कॉमन चीज़, कॉमन एलिमेंट, वो हो गया अपना इंटरसेक्शन। कुछ ऐसा बात हो गया कि अगर एक सेट अपने पास ये है और दूसरा सेट बी है, तो उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन का बात करेंगे तो ऐसा, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो सारा एलिमेंट इंटरसेक्शन में हो गया। मतलब कि जो इसमें भी शामिल है और जो इसमें भी शामिल है, कॉमन है। और यूनियन का क्या होता है, यूनियन का होता है कि एक सेट है और दूसरा सेट है, तो दोनों को मिला करके कितना बना, टोटल, है ना, वो हो जाता है अपना यूनियन, टोटल एलिमेंट। अब हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। दो सेट का आपस में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस, ए से बी को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वो सारा एलिमेंट आएगा जो ए में तो है, ठीक, लेकिन बी में नहीं है, यानी कि ऑल दोज एलिमेंट्स which are present in A but not present in B। जैसे एग्जांपल देखिए, सेट A है अपने पास 1 2 3 4 लेते हैं, A B C D, ठीक। B है अपने पास B C D और M। सो A माइनस बी अगर निकालना है तो कौन सा एलिमेंट लेंगे जो ए में तो शामिल है लेकिन बी में नहीं है। तो ए में शामिल कौन कौन सा है, ए है, बी देखिए बी तो बी में शामिल है तो नहीं लेंगे, सी देखिए सी तो सी में शामिल है नहीं लेंगे, डी देखिए डी तो डी में शामिल है नहीं लेंगे, बाकी एम सिर्फ बी में है, ठीक है, वो भी नहीं लेंगे। लेना कौन सा है जो ए में शामिल है, सिर्फ ए में शामिल है और बी में शामिल नहीं है। तो ए में शामिल सिर्फ ए है, ए लिख दिए। ये हो गया अपना डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। सो अब एक और एग्जांपल, जैसे ए है अपने पास ए ई आई ओ यू और बी है अपने पास ए आई के यू। तो यहाँ पर जो है ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए में तो शामिल होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। ए में देखिए ए है, बी में भी है, नहीं लेंगे। ई ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए लेंगे। आई देखिए दोनों में, नहीं लेंगे। ओ देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ओ लेंगे। यू देखिए ए में है और बी में भी है तो वो भी नहीं लेंगे। सिर्फ ए का एलिमेंट
ही लेना है हम लोग को, सिर्फ एक एलिमेंट ही लेना है जो कि बी में शामिल नहीं है, ठीक है। सो ई और ओ ये हो जाएगा अपना आंसर। देखिए सो फार आपको हम क्या क्या बता देंगे, आपको देखिए सारा कॉन्सेप्ट अलग अलग है और समझना ही उपाय है, समझने के सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। तो डिफरेंस बताएं, ठीक है। दो सेट का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, जैसे a माइनस बी निकालना, ठीक, तो a माइनस बी में वो सारा एलिमेंट लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ a में शामिल है बट b में शामिल नहीं है, ठीक है। ये हुआ अपना माइनस डिफरेंस का बात। इसके बाद प्लस पे आता है यूनियन। यूनियन में क्या था, जब ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो सारा एलिमेंट लेंगे जो या तो एक ए में शामिल है या फिर बी में शामिल है, किसी में भी होना चाहिए, मतलब सारा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ें इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, जब इंटरसेक्शन हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि वो ए में शामिल होना चाहिए, साथ ही साथ एंड वो बी में भी शामिल होना चाहिए, यानी कि कॉमन, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल में ऐसे याद रखेंगे, इंटरसेक्शन जब बोलेंगे तो दिमाग में याद रखना है कॉमन, जो कॉमन आ रहा है वो सब लिखना है इंटरसेक्शन में। यूनियन जब बोलेंगे तो यूनियन का मतलब हो जाता है ऑल, सारा का सारा लिख लेना विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है लेकिन सारा लिखना। जब डिफरेंस का बात करेंगे तो डिफरेंस का मतलब हो गया कि सिर्फ ए को ही लिखना है, कि ए में से बी को हटा देना है, यानी कि बी का जो भी एलिमेंट है वो सब हटा देंगे। बात समझ रहे हैं, ए में जो भी बी का एलिमेंट है वो सबको हटा देंगे, मतलब सिर्फ ए का एलिमेंट लिखेंगे। तो ये जो है इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ ए का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, बाकी बी हट जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको हम बताएं, एकदम अच्छे से जो है इसको समझ के रखिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो वापस से वीडियो को जो है रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। एक टॉपिक बस लास्ट बचा है, वो बता देते हैं, खत्म करते हैं क्लास। डिसजॉइंट सेट। किसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट? इफ A intersection B is equal to 5, ठीक है, then A and B are called disjoint sets. समझे? अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है तब उस केस में हम लोग उन दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। और अगर 5 नहीं आता है तो उसको हम लोग जॉइंट सेट करेंगे। A इंटरसेक्शन B इज नॉट 5, मतलब कुछ कॉमन अगर है, कॉमन है तो वो जॉइंट सेट है, कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट। सिंपल बात है। जैसे एग्जांपल देखें, एक सेट हमारे पास A, इसमें A B एलिमेंट है, दूसरा सेट है अपने पास B C, और तीसरा सेट है अपने पास D। तो इसमें देखिए A और B में कॉमन एलिमेंट है B, है ना, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, तो A B जो है अपना डिसजॉइंट सेट हो गया, सॉरी जॉइंट सेट हो गया, कॉमन है तो जॉइंट हो गया। अब B और C में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। समझे बात को? तो ये जो है लास्ट टॉपिक हो गया। डिसजॉइंट मतलब उसको कहेंगे कि जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, जैसे कि B और C में, जैसे कि A और C में, A और C में जो क्या है डिसजॉइंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट होता है, अगर कॉमन है तो जॉइंट।